भाई थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ। लास्ट क्लास में हमने अपना स्टार्ट कर दिया था अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स और हमने गॉस लॉ पढ़ लिया था। क्या हमने गॉस लॉ पढ़ लिया था? तो सब हमने गॉस लॉ नो नहीं पढ़ा था, हमने सिर्फ इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा था। गॉस लॉ हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स से लिंक्ड है। तो बस मेरे को इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला याद दिला दो और जो जो हमने इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स किए थे वो याद दिला दो। भैया व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स? ई ए cos थीटा। ई वेक्टर बिल्कुल, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला था भैया ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, मतलब ये हो गया हमारे पास ई ए कॉस थीटा। cos थीटा। मतलब बिल्कुल, तो मतलब मैंने कह दिया था कि यार हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर फिर से रिपीट और उसके ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है। जहां पे एरिया वेक्टर क्या होता है? एरिया वेक्टर का मतलब परपेंडिकुलर टू दी सरफेस होता है और ये परपेंडिकुलर टू दी सरफेस हमेशा कौन सी डायरेक्शन में ड्रॉ होना चाहिए? आउटवर्ड। आउटवर्ड्स डायरेक्शन में ड्रॉ होना चाहिए। लागू। बिल्कुल। तो अगर मैं ओपन सरफेसेस की बात करूं तो ओपन सरफेसेस के कितने एरिया वेक्टर आएंगे? 2 टू। और अगर मैं क्लोज सरफेस की बात करूं तो क्लोज सरफेसेस के लिए कितने एरिया वेक्टर आएंगे? क्लोज सरफेसेस के लिए एक ही एरिया वेक्टर आएगा, हर एक सरफेस के लिए अलग अलग आएगा। तो यस। बस यहां तक हमने डिस्कशन किया था और मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन बता दिया था यार कि अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर कोई भी एक क्लोज सरफेस रख रहे हैं तो उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा जीरो आएगा। बिकॉज जितनी फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं उतनी ही फील्ड लाइंस एग्जिट आउट भी करेगी, तो उस केस में हमारे पास फ्लक्स जीरो आएगा। अब डेफिनेशन क्या होती है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मतलब ऐसी फील्ड लाइन जो इंडिपेंडेंट किसके होगी? डिस्टेंस के इंडिपेंडेंट होगी। इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस या ये कह लो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। वेयर एज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब कि भैया वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी डिस्टेंस या टाइम पे कुछ ना कुछ डिपेंड करती होगी। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब भैया इट डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस वगैरह। चलो, तो भैया यहां तक अगर सब कुछ रिवाइज है तो बड़े आगे कंटिन्यू करें। यस सर। चलो डन। भैया आगे बढ़ते हैं। यार सबसे पहले इसी के बेसिस पे क्वेश्चन से पूछना चाहूंगा। मेरे को बताओ, अगर मैं एक पॉइंट चार्ज ले रहा हूं, मेरे को बताओ इस पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, क्या वो यूनिफॉर्म प्रोड्यूस होती है या नॉन यूनिफॉर्म प्रोड्यूस होती है? ये बता दो। अभी बस थोड़ा सा रिकॉल कर चल रहा है, अभी फिर भी मैंने स्टार्ट नहीं किया। मैं कह रहा हूं एक पॉइंट चार्ज है, इसकी वजह से मेरे को बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म बनती है या नॉन यूनिफॉर्म बनती है? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म। चलो चेक करते हैं। सिमिलरली अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन चार्ज ले रहा हूं तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म बनती है या फिर नॉन यूनिफॉर्म? और एक प्लेन शीट की बात कर यूनिफॉर्म। लो। बस फिलहाल इन तीनों के लिए चेक करना है, अभी बाद में एक एक करके आपको चीजें समझाऊंगा। चलो तनिष्का एक मिनट, बिल्कुल प्रीवियस स्लाइड शो करता हूँ। ये लो पहले प्रीवियस स्लाइड। प्रीवियस स्लाइड में कुछ लिखना नहीं है, तो सब हमने लास्ट क्लास का डिस्कस किया हुआ ही था। डन। थैंक यू। आ जाओ। यार सबसे पहले अगर मैं एक पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखूं, मैंने आपको कितनी बार बताया भैया पॉइंट चार्ज आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बताओ। क्या इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये के क्यूब क्यूब बाय आर डॉट आर स्क्वायर नहीं है? स्क्वायर। तो अगर के क्यूब बाय आर स्क्वायर है तो क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है या नहीं कर रही है? यस सर। ये कर रही है। तो ये कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यार? ये नो नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म होगी, क्योंकि ये स्फेरिकली वेरी कर रही है। फिर सिमिलरली अगर मैं एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से तुमसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूं, तो एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना आता है? भैया इसकी वजह से फॉर्मूला आता है लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 2 पाई पाई एप्सिलॉन नॉट आर। नॉट आर। तो इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड आर पे डिपेंड कर रही है, तो ये फिर से क्या बन जाएगी? नॉन यूनिफॉर्म बन जाएगी। ये सब चीजें अब काम आने वाली हैं, इसलिए थोड़ा सा रिकॉल करा रहा हूं। भैया प्लेन शीट, प्लेन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनती है, क्या सिग्मा आपको अपॉन टू फॉर्मूला पता है? एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। भाई वेरी गुड, आपको फॉर्मूला पता है कि प्लेन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन 2 नॉट। तो यार इधर डिस्टेंस का कोई टर्म आ ही नहीं रहा है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है? यूनिफॉर्म। पैरेलल लाइन यूनिफॉर्म। से तो वैसे भी दिख रहा है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी। तो क्वेश्चन ज्यादातर अब पॉइंट चार्ज से रिलेटेड बहुत आएगा, तो याद रखना कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी नॉन यूनिफॉर्म है। बस इसको एक बार देख लो, नोट डाउन करना ना करना तुम्हारी मर्जी है। अब मैं अपने गॉस लॉ से स्टार्टिंग कर रहा हूँ, चलो यहां तक पूरा चेक कर लो अच्छे से। Yes, sir. Done?
चलो तो हम भाई भैया मैंने टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लिखो हेडिंग जो स्टार्ट करना था चैप्टर टॉपिक, गॉस लॉ। भाई गॉस लॉ की बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट है। और आपको एक बार बताऊं, कूलम्स लॉ पहले नहीं आया था, पहले गॉस लॉ ही आया था, और गॉस लॉ से कूलम्स लॉ आया हुआ है। लेकिन हम थोड़ा सा उल्टा पढ़ते हैं, हम पहले कूलम्स लॉ पढ़ते हैं और फिर बाद में आते आते गॉस लॉ पढ़ते हैं। अदरवाइज सबसे पहले गॉस लॉ ही आया था। भाई गॉस लॉ क्या कह रहा है? भाई गॉस लॉ कह रहा है किसी भी सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है मेरे को, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। अब आप पूछोगे सर ये ई डॉट डी एस और इंटीग्रेशन वगैरह क्यों यूज किया है, अभी उसके बारे में देखते हैं। इज इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन। Epsilon naught. मतलब अगर मैं सीधी सीधी डेफिनेशन में कहूं तो सीधे सीधे गॉस लॉ के थ्योरम ने, गॉस लॉ की हेल्प से क्या स्टेटमेंट मिली कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस इज इक्वल्स टू 1/epsilon naught टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड विद इन द सरफेस। रिपीट कर रहा हूं सिंपल भाषा में भैया, कि गॉस लॉ ने कहा किसी भी एक सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना चाहता हूं तो वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 1/epsilon naught टाइम्स होगा। किसके? भैया टोटल चार्ज जो भी उस सरफेस के अंदर होगा। बस ये सिंपल चीजें हैं। अब समझो बात को क्या है। भाई अभी तक हम यही फॉर्मूला पढ़ते आ रहे थे ना कि फ्लक्स इज इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। यार ये Yes. फॉर्मूला बिल्कुल सही है, लेकिन ये फॉर्मूला कब यूज करोगे? ये फॉर्मूला तब यूज करते हैं जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह यूनिफॉर्म होती है। तो यूनिफॉर्म होती है तो एरिया को है ना छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म निकली तो भैया उस केस में हमें एरिया को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना होता है, ताकि हर एक छोटे पार्ट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म अज्यूम किया जा सके। अब कुछ बात समझ में नहीं आ रही होगी तो थोड़ा इस तरीके से समझाता हूं। भैया मेरे को बताओ, ये जो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करी है ये कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड है? यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है? नॉन यूनिफॉर्म है। तो मैं क्या कर रहा हूं, ये सपोज मेरे को टोटल एरिया गिवन है, तो यार इस टोटल एरिया से तो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म पास कर रही है। तो हम क्या करते हैं, इस पूरी शीट को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दूंगा। तो मेरे को बताओ, अगर इस शीट को मैं छोटे छोटे हिस्से से तोड़ूं तो भैया इस छोटे से हिस्से से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जारी होगी वो ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन की तरह जारी होगी। तो इस छोटे से हिस्से के लिए मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे अज्यूम कर सकता हूं? क्या मैं यूनिफॉर्म अज्यूम कर सकता हूं? नहीं कर सकता। Yes. तो जब हम बड़े से एरिया को छोटे छोटे एरिया में तोड़ते हैं, इस चीज को हमें पता है डिफरेंशिएशन कहते हैं, छोटे से एरिया में तोड़ते हैं, तो आपकी मर्जी है आप इस छोटे से एरिया को डी ए लिखो, नहीं तो जनरली हम इस छोटे से एरिया को डी एस लिखते हैं। Yes. तो समझ जाना ये डी एस क्या है, वो छोटा सा एरिया है जिसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म अज्यूम किया हुआ है। फिर मैं इस पूरे को इंटीग्रेट कर दूंगा ताकि मेरे को पूरे एरिया के लिए पूरा फ्लक्स मिल जाए। चेक कर लो, अब यहां तक की कहानी बिल्कुल समझ में आ गई है आपको? डन। अब याद रखो, जो ये एरिया है, जो आप ये एरिया ड्रॉ करोगे, ये क्या होगा? ये एक क्लोज्ड सरफेस होगा। ये एक हमेशा क्लोज सरफेस होना चाहिए। मैंने कल की क्लास में भी बताया था, ओपन सरफेस का मतलब किस टाइप के ऑब्जेक्ट्स होंगे? 2D ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि सर्कल, रिंग, स्क्वायर, शीट, ये सब चीजें। वेयरएस क्लोज सरफेस का मतलब किस टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं? 3D. 3D ऑब्जेक्ट्स होते हैं। 3D ऑब्जेक्ट जैसे मैंने आपको बताया था, सिलेंडर, क्यूब, स्फेयर, ये सब चीजें। तो याद रखो, इधर आप क्लोज्ड सरफेस ड्रॉ करोगे और इस क्लोज सरफेस का हमने एक खास नाम दिया है। इस क्लोज सरफेस की एक खास प्रॉपर्टी होनी चाहिए। वेरी गुड। इस क्लोज सरफेस का नाम होता है गॉसियन Gaussian सरफेस, surface. और इसकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, वो अभी मेरे को आपको समझानी है। तो सबसे पहले आप यहां तक की सारी कहानी लिख लो। छोटे छोटे पॉइंट्स बहुत सारे हैं इसमें, बस एक बार वो छोटे छोटे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए ना, गॉस लॉ भाई बहुत इजी टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और इजी टॉपिक भी है। लेकिन बस ये कि छोटे छोटे पॉइंट्स बहुत हैं इसमें जो हमें समझने होते हैं। यस सर, डन। डन। चलो सबसे पहले तो आप, हाँ कर लो, कोई नहीं, मैं इसी स्लाइड पे लिख रहा हूं। सबसे पहले तो आप एक एग्जांपल से समझो हम क्या करना चाह रहे हैं। सपोज ये आपका है ना भैया गॉसियन सरफेस में इसकी पूरी सरफेस पे इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। प्रतिभा बिल्कुल सही, बाकी अभी ये चीज मेरे को एक्सप्लेन भी करनी है। भैया सपोज मैंने ये कोई एक गॉसियन सरफेस लिया है, क्लोज सरफेस है, इरेगुलर सरफेस है। याद रखना ये क्वेश्चन आपके एक बार नीट एग्जाम में आया हुआ है।
भैया मैंने इसमें चार्ज रखा है +Q1, यहाँ पे रखा +Q2, यहाँ पे रखा -Q3 और यहाँ पे रखा +Q4, बाहर रखा +Q5 और यहाँ पे कहीं रखा भैया -Q6। इस तरीके से रखा हुआ है। आप मेरे को बताओ, इस जो मैंने इरेगुलर सरफेस ड्रॉ किया है, याद है कल भी मैंने आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब समझाया था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का Yes, मतलब है sir. कि नेट कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी आर पार पेनिट्रेट करके आ रही है या जा रही है Yes, ना। sir. तो भैया क्या होगा, चार्ज Q1 से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जाएगी या अंदर आएगी Q1 से? सर बाहर जाएगी। वेरी गुड। Q2 से? बाहर बाहर जाएगी। Q4 से? बाहर जाएगी। सबको समझ में आ रहा है? Q1, Q2 और Q4 से बाहर क्यों जाएगी? क्योंकि Yes, भैया sir. ये सब Yes, sir. पॉजिटिव चार्ज है, इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड्स आएगी। -Q3 की वजह से अंदर आएगी, अंदर आएगी। +Q5 की वजह से बाहर अंदर जाएगी। अंदर जाएगी। भैया +Q5 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलनी चाहिए, तो जब +Q5 से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगी तो वो तो इस सरफेस के अंदर जाएगी। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है? Yes, sir. क्या किसी के लिए रिपीट करना है? No, sir. डन। -Q6 के लिए सोच के बताओ कि सरफेस से बाहर निकलेगी या अंदर जाएगी? बाहर निकलेगी। निकलेगी, क्योंकि -Q6 के लिए आनी चाहिए, तो सरफेस से बाहर निकल के आ रही होगी। क्या सबको यहां तक का पहला पॉइंट क्लियर है? yes Yes, sir. तो यार याद रखो, वाला दोबारा रिपीट कर दो। बिल्कुल आयुषी, -Q6 वाला रिपीट करना है। देखो मैं ऐसा करता हूँ, 3 चार्ज ले लेता हूं, उनसे आपको क्लियर कर देता हूं। भैया सपोज अज्यूम कर लो कि ये मैंने एक स्फेयर लिया, ठीक है। इस स्फेयर के अंदर बस 2-3 चार्ज ही रखते हैं, +Q1। तो पहले बताओ इस +Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बननी चाहिए, ड्रॉ कर देता हूं। इस +Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ आएगी ना, yes sir तो मतलब फ्लक्स Yes, sir. पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? अगर आउटवर्ड्स आता है ना तो यूजुअली हम कहते हैं फ्लक्स पॉजिटिव आएगा। तो +1 क्या कहूंगा मैं, कैसा आएगा? पॉजिटिव। -Q2 के लिए जरा बताओ। अंदर वेरी गुड। Negative. -Q2 की वजह से तो इनवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, तो इसके लिए तो फ्लक्स इनवर्ड्स आएगा। Negative. इनवर्ड्स आएगा तो फ्लक्स 2 की वैल्यू क्या लिख दूंगा मैं? नेगेटिव। Negative. डन। अब सिमिलरली मैं कह रहा हूं यहाँ पे कोई एक चार्ज है +Q3। अब इसकी वजह से बताओ क्या होगा। भैया इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकलेगी, लेकिन Inward. Inward. वेरी गुड, इसकी वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रही है, लेकिन वो सरफेस के लिए क्या कर रही है? वो तो Inward. सरफेस के लिए अंदर जा रही है। तो यहाँ पे +3 की वैल्यू अब क्या लिखूंगा मैं? नेगेटिव ही लिखूंगा। negative एक लास्ट चीज और, सपोज मैंने -Q4 लिया, तो -Q4 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगी अब? Outward. outward भैया सरफेस से तो बाहर निकलती हुई आएगी और इसके लिए अंदर की तरफ जाती हुई अंदर। दिखाई देगी। तो सरफेस से तो बाहर निकल रही है ना, तो इसलिए Q4 को क्या लिखूंगा अब मैं? positive अब तो क्लियर हो गया? Yes, sir. डन। तो Yes. मतलब मैं आपको इससे क्या समझाना चाह रहा था कि यार जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम ये जो कैलकुलेट कर रहे हैं, ये हमेशा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है। नेट, नेट का मतलब इधर सारे चार्जेस कंसीडर होते हैं, इनसाइड चार्जेस एज वेल एज आउटसाइड चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड में सब कुछ कंसीडर होता है, लेकिन जब मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं तो क्यू एनक्लोज में सिर्फ कौन सा चार्ज लूंगा? inside वाला सिर्फ Surface के इनसाइड अंदर वाला। वाला लूंगा, सिर्फ इनसाइड वाला। तो अगर मैं फ्लक्स लिखना चाहता हूं, फील्ड कैलकुलेट नहीं करना चाहता, मैं फ्लक्स लिखना चाहता हूं, तो मेरे को बताओ फ्लक्स के लिए कौन कौन सा चार्ज लिखना चाहिए? मैं इस फॉर्मूले को लिखना चाह रहा हूं। Q2, Q3 and Q4. तो भैया आप लिखोगे Q1 + Q2 क्योंकि Q2 पॉजिटिव है, -Q3 + Q4। Q4 बस इसके सिवा और कुछ नहीं लिखोगे, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। क्या ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, नीट एग्जाम में, कि भैया Yes. फ्लक्स के 4 फॉर्मूले गिवन थे, 4 ऑप्शंस। एक में Q5 इंक्लूडेड था, एक में Q6 इंक्लूडेड था, एक में Q3 को प्लस भी किया हुआ था। तो बस इस चीज को ध्यान दे लेना, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। done sir डन। तो पहले क्या करता हूं, इस पे आपको बिल्कुल एक सिंपल सा क्वेश्चन कराता हूं, आप पहले उसको चेक करना। भैया डन 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 है? No, sir. नहीं, ठीक है दीक्षा, पहले कर लो आराम से, फिर आगे बढ़ेंगे। Sir, done. डन। चलो पहले सिंपल से क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, यहीं पे कर देता हूं। भैया बस थोड़ी सी भावनाओं को समझना है। ये मैंने एक स्फेयर लिया,
स्फेयर का रेडियस जो आपको लेना है ले लो। सपोज भैया स्फेयर का रेडियस मैंने लिया है r, और इस स्फेयर के सेंटर पे मैंने कोई चार्ज रखा है q। क्या सबको डायग्राम क्लियर है या थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाना है? सर बड़ा बना दो। बड़ा बना देना, बिल्कुल, मेरे को भी अच्छी सी फीलिंग नहीं आ रही थी। चलो भैया ये मैंने एक स्फेयर लिया, मैंने कहा ये स्फेयर का सेंटर है, स्फेयर का रेडियस लिया है मैंने r, और इसके सेंटर पे एक चार्ज प्लेस किया है +q। तो भैया इस स्फेयर से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा, तो आपको बताना है व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस स्फेयर। तो सबसे पहले चेक करो कि ये मेरा जो चार्ज है क्या ये क्लोज सरफेस के अंदर है या नहीं। यस सर, अंदर Yes, है। sir. क्लोज सरफेस के अंदर है तो भैया मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर सकता हूं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला भैया कितना चार्ज क्लोज है, Q डिवाइडेड बाय Epsilon naught. क्वेश्चन खत्म। लेकिन अब मैं बताता हूं इस पे क्वेश्चन क्या आता है, सुनो कहानी। और ये क्वेश्चन इसी बार के नीट एग्जाम में भी आया हुआ है शायद से। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया हमने क्या किया, पहले एक स्फेयर लिया रेडियस r का, उसके सेंटर पे चार्ज प्लेस किया q, मेरे पास कुछ ना कुछ फ्लक्स आया फ्लक्स 1, इसको फ्लक्स 1 कह दिया। अब मैंने क्या किया, इस स्फेयर का जो रेडियस है वो मैंने 2r कर दिया। अब इमेजिन कर लेना कि मैंने एक बड़ा स्फेयर ड्रॉ कर दिया है जिसका रेडियस कितना है, 2r है। 2R. मैं पूरा स्फेयर ड्रॉ नहीं कर रहा, आई होप भावना समझ में आ गई होंगी। यस सर। डन। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि अब भैया बड़े स्फेयर से जो फ्लक्स निकला, भैया बड़े स्फेयर से फ्लक्स निकला φ2, तो आपको बताना है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन φ1 एंड φ2। मैं ऑप्शन लिख रहा हूं, आप प्लीज चेक करके बताना क्या ऑप्शन होगा। जो आपको लगे भैया उस हिसाब से जितना आप एनालाइज कर सको। चलो गुड आरती, प्रतिभा गुड, बढ़िया। एक तो जब आप थ्योरेटिकल चीजें थोड़ा बहुत स्कूल में पढ़ लेते हो ना तो अच्छा रिस्पॉन्ड भी आता है आपका क्लास में। कोमल वेरी गुड। अरे कोमल आपने तो सबको आंसर दे दिया, ठीक है मैं वेरी गुड भैया, सबके आंसर्स बिल्कुल सही है। यार हमें क्या करना है, याद रखो यही चीज तो बतानी है कि फ्लक्स हमारा एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। फ्लक्स सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, फ्लक्स और सिर्फ चार्ज कितना सरफेस के अंदर है, सिर्फ उस पर डिपेंड करता है और किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता। तो यार इधर चाहे मैं छोटा स्फेयर लूं चाहे बड़ा स्फेयर लूं, छोटे स्फेयर के लिए भी चार्ज कितना एनक्लोज था, +q। बड़े स्फेयर के लिए भी कितना एनक्लोज है, +q ही है। तो भैया अल्टीमेटली दोनों के लिए फ्लक्स कितना आएगा, सेम आएगा। फ्लक्स विल बी इक्वल टू सेम एज q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्वेश्चन आता है कि फ्लक्स क्या एरिया या साइज पे डिपेंड करता है, नहीं डिपेंड करता, वो सिर्फ इस पे डिपेंड करता है कि भैया अंदर कितना चार्ज रखा है। अब मैं स्फेयर, बिल्कुल, अगर मैं स्फेयर की जगह क्यूब ड्रॉ कर देता तो क्या आंसर मेरा चेंज होता या आंसर अभी भी सेम रहता? चेंज हो जाता, बिल्कुल। आकाश आपका डाउट, आप कह रहे हो सर फ्लक्स ई ए कॉस थीटा पे डिपेंड करता है तो एरिया तो अलग अलग हो जाएगा। आकाश ई ए कॉस थीटा वाला फॉर्मूला तब यूज करना है जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने में इंटरेस्टेड हूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया पे डिपेंड करती है, फ्लक्स तो हमारा क्यू एप्सिलॉन नॉट बाय क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट से निकल जाएगा थ्रू द क्लोज सरफेस, थ्रू द क्लोज सरफेस। अगेन आकाश क्या आपका डाउट क्लियर है? ओके डन भैया, पहला क्वेश्चन क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाऊं। यस सर। Yes, sir. डन। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भैया क्वेश्चन की थोड़ी सी भावनाएं समझो, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। ग्रे कलर मैंने ड्रॉ किया है, ये है रिंग, ठीक है, और जो ये ब्लू कलर का किया है दैट इज स्फेयर। क्वेश्चन कह रहा है दोनों का रेडियस सेम है और दोनों के सेंटर एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, मतलब ये स्फेयर का सेंटर O है तो ये रिंग का सेंटर O' मान लेना, और ये मेरा इतना पार्ट आ रहा है। क्या यहां तक की चीजें इमेजिन हो गई हैं? यस सर।
डन। दोनों का रेडियस, क्वेश्चन कह रहा है भैया दोनों का रेडियस सेम है, तो आपको जो रेडियस लेना है ले लेना। सपोज मैं रेडियस इसका ले देता हूं आर, भैया दोनों का रेडियस सेम है। हमारी जो रिंग है वो पूरी की पूरी यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज्ड है। ध्यान देना क्वेश्चन पे, हमारी जो रिंग है वो पूरी की पूरी यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज है। रिंग के ऊपर चार्ज कितना है, टोटल चार्ज है भैया क्यू। क्वेश्चन क्या कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है, क्वेश्चन कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दी स्फीयर। तो सोचो कैसे कैलकुलेट करोगे। आज स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट अच्छी खासी चल रही है, काफी बच्चे मतलब नए दिखने चाहिए क्लास में। भैया थोड़ा सा एनालाइज करो, आपको एनालाइज करना है, फिर डिस्कस तो करेंगे ही करेंगे। सर रिंग का जो सर स्फेयर है वो सर मतलब रिंग का जो कर्व जैसा है वो मतलब रिंग स्फेयर का जो के कर्व पार्ट है सेंटर, ना थोड़ा सा, वो स्फीयर के अंदर में से निकल रहा है। सर वो स्फेयर के सेंटर को भी कट कर रहा है। बिल्कुल, वो स्फीयर के सेंटर से टच करके निकल रहा है। चलो भैया अभी तक किसी का आंसर सही नहीं आया है। आरती कोई बात नहीं, अर्शी वेरी गुड, दीक्षा डन। चलो तो यार सबसे पहली चीज क्या करनी है, समझो भावनाओं को। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले तो यही तो चाहिए कि स्फीयर के अंदर टोटल कितना चार्ज आ रहा है, ये पता करना पड़ेगा। तो यार Yes. एक बार बताओ, रिंग के ऊपर टोटल चार्ज क्यू है, लेकिन इसका कुछ हिस्सा देखो, मैं रेड कलर से ड्रॉ कर रहा हूं, इसका ये कुछ हिस्सा स्फीयर के अंदर जा रहा है। तो मतलब कुछ चार्ज तो स्फीयर के अंदर है या नहीं है, Yes. डेफिनेटली है। तो अगर sir. कुछ ना कुछ पार्ट स्फीयर के अंदर आ रहा है तो मतलब यार इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो तो नहीं आएगा। पहले तो इस चीज को कंफर्म कर लो, क्योंकि काफी बच्चों ने आंसर जीरो दी है। क्या ये चीज क्लियर है कि आंसर जीरो तो नहीं आएगा। Yes, sir. Yes, sir. अब मेरे को बताओ पूरी रिंग पे टोटल चार्ज क्यू है। काफी लोगों ने आंसर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट भी दिया मेरे को। भैया मैं कह रहा हूं पूरी रिंग के ऊपर चार्ज क्यू है, क्या मेरी पूरी रिंग स्फीयर से पास कर रही है या उसका कुछ हिस्सा। So कुछ हिस्सा. Sir, कुछ हिस्सा. कुछ हिस्सा पास कर रहा है, कुछ पार्ट पास कर रहा है। तो भैया इधर टोटल चार्ज क्यू नहीं आएगा, एनक्लोज चार्ज कुछ ना कुछ अलग आएगा। तो अलग कितना आएगा अब उसको समझो। भैया ये वाला डिस्टेंस ग्रीन कलर से मार्क कर देता हूं, ये वाला डिस्टेंस बन जाएगा रेडियस। क्या ये बात समझ में आ रही है कि रेडियस क्यों बनेगा, Yes, क्योंकि sir. सेंटर से सरकमफ्रेंस तक जा रहा है ये स्फीयर के। फिर सेंटर से स्फीयर के सरकमफ्रेंस तक की लाइन ड्रॉ करी है मैंने, तो ये ग्रीन कलर वाली लाइन भी क्या हो जाएगी भाई, स्फीयर के Radius. सेंटर से Radius. बिल्कुल ये भी Radius. रेडियस हो जाएगा। मैंने रिंग के सेंटर से रिंग के स्फीयर सरकमफ्रेंस तक लाइन ड्रॉ करी है, तो ये भी क्या बन जाएगा, Radius. ये Radius. वाला एंगल कितना हुआ। 60. 60. 60 डिग्री। क्या यही सेम ट्रायंगल नीचे नहीं बनेगा। Yes, Yes, sir. Yes, sir. sir. तो भैया आपका रिंग ने टोटल कितना एंगल स्फीयर के अंदर कवर किया है, 120। 120. 120. क्या ये कुछ रिपीट करना है या समझ में आ गया है, Yes, आगे. क्लियर है। तो यार रिंग का 120 डिग्री एंगल स्फीयर के अंदर आ रहा है, रिंग टोटल एंगल कितना बनाएगी 360। 360 का 120 कितना हिस्सा हुआ 1/3। 1/3, मतलब 360 को 120 से डिवाइड कर दो तो भैया मतलब अल्टीमेटली 3 पार्ट, 1/3 पार्ट। तो Yes. 1/3 पार्ट मतलब भैया मेरा रिंग का कितना चार्ज स्फीयर के अंदर आया होगा। क्या मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ Q था तो Q/3, Yes, sir. Yes, sir. और ये आंसर हो गया खत्म। सर रिपीट कर दो एक बार. रिपीट करना है बिल्कुल, आओ थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करो। ग्रे कलर का सर्कल ले लेते हैं। यार ये मान लो कि ये आपका स्फीयर है, कुछ भी है देख लेंगे अभी। मैं क्या कर रहा हूं, सेंटर से एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं ऊपर की तरफ, तो और एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं मैं इधर, सिमिलरली एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं मैं नीचे। तो मेरे को बताओ ये वाली लाइन रेडियस बन जाएगी, Yes, sir. ये वाली लाइन भी रेडियस बन जाएगी,
रेडियस और ये वाली लाइन भी रेडियस बन जाएगी। डन। अब सिमिलरली क्या हो रहा था, जो दूसरा सर्कल आ रहा था, बस डायग्राम दोनों को ओवरलैप करना है आपको। ये मैंने दूसरा स्फेयर लिया, स्फेयर के साथ भी यही चीजें इमेजिन करो। भैया सेंटर से यहां तक की लाइन ड्रॉ करूंगा, यहां तक की लाइन ड्रॉ करूंगा और यहां तक की लाइन ड्रॉ करूंगा, तो ये तीनों चीजें क्या बनेगी, रेडियस Radius. रेडियस रेडियस। इन दोनों डायग्राम को ओवरलैप कर दो। जब इन दोनों डायग्राम को ओवरलैप करोगे तो आपके पास इस टाइप का डायमंड स्ट्रक्चर बन जाएगा। यस Yes, सर। तो भैया ये रेडियस आर, ये रेडियस आर, ये रेडियस आर, रेडियस आर, रेडियस आर, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स बन रहे हैं। तो ये एंगल 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री। तो मेरे को बता दो, जो हिस्सा मेरा ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा मेरा गया रिंग मतलब स्फेयर के अंदर, तो ये वाला हिस्सा मेरा कितना एंगल कवर कर रहा है, 120 डिग्री। 120. पहले यहां तक चेक करो, यहां तक क्लियर है। यस सर। अब मैं आपको कह रहा हूं यूनिटरी मेथड लगाओ। यूनिटरी मेथड का मतलब क्या होता है कि भैया मेरे को कुछ हिस्से का चार्ज फाइंड करना है। अगर मेरे को कुछ हिस्से का चार्ज फाइंड करना है तो टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय ये टोटल चार्ज कितने एंगल पे आ रहा था, जो टोटल चार्ज क्यू था इस रिंग के ऊपर, टोटल 360 डिग्री पे। लेकिन मेरे को कितने एंगल के लिए कैलकुलेट करना है ये, 120। 120. तो कितना आंसर आ गया ये, Q/3। तो Q/3 चार्ज मेरा इस स्फेयर के अंदर आ रहा है, तो इसलिए भैया ये Q/3 एप्सिलॉन नॉट हो गया। दीक्षा अब आपको क्लियर है या अभी भी कुछ अलग तरीके से समझाना है? सब क्लियर है। क्लियर है, डन। भैया जल्दी बताते जाओ, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाऊं, बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं यार इस पे। यस सर। सर डन। आ जाओ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी तो बल्कि हमने कुछ वो भी नहीं किया है, कुछ ज्यादा डिस्कशन भी नहीं किया है, तो आ जाए भैया हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हो गया, ये हो गया। अब यार एक चीज समझो, इस पे क्वेश्चन अब बहुत सारे कैसे आएंगे। यार मैंने क्या किया, थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से समझना। मैंने कल की तरह वो जो एक डिस्कस किया था हेमिस्फेयर, वही चीज फिर से इमेजिन करनी है कि यार ये मैंने एक हेमिस्फेयर लिया, ये हेमिस्फेयर का सर्कुलर पार्ट और ये हेमिस्फेयर का कर्व्ड पार्ट। The part. इसका रेडियस ले लो, इसका रेडियस है भैया आर। मैंने जो इसका सर्कुलर पार्ट के सेंटर पे, सर्कुलर पार्ट के सेंटर पे चार्ज प्लेस कर दिया क्यू, तो आप मेरे को बताओ व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस हेमिस्फेयर। पहले आप क्वेश्चन चेक करो, क्वेश्चन समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, फिर आगे का डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन क्लियर है यस सर। भाई? सर सुनो, एक बार समझा दो। समझाना है, बिल्कुल समझो। यार आपके पास एक बॉल है, क्रिकेट बॉल, उसको आपने बीच में से कट कर दिया। जैसे अर्थ का डायग्राम आपने बुक्स में देखा होगा, अर्थ के डायग्राम को बीच में से कट कर देते हैं, तो हमारे पास हेमिस्फेयर बनेगा, हाँ या ना? यस सर। यस सर। हमारे पास हेमिस्फेयर बनेगा, तो जो हमारे पास हेमिस्फेयर बन रहा है उसका जो कर्व्ड पार्ट है, सर्कुलर पार्ट है, उसके सर्कुलर पार्ट के सेंटर पे मैंने कोई चार्ज रख दिया है। तो मेरे को बताना है कि इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा। देखो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो आएगा ही आएगा, क्योंकि भैया इससे इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज से बाहर निकलेगी ना, तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो आएगा ही आएगा। मेरे को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है। अब चीजें क्लियर हो गई हैं भैया? लास्ट क्लास के क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को सेम मत समझना, ये दोनों क्वेश्चंस बिल्कुल अलग अलग हैं। तो आओ कैलकुलेट करते हैं इस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकलेगा। सबसे पहले हमारा मेथड क्या है यार, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए गॉस लॉ की हेल्प से भैया Q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट लिखना है। लेकिन दिक्कत क्या है, ये हमारा Q एनक्लोज किसी एक क्लोज सरफेस में होना चाहिए। ऋत्विका वेरी गुड, यही मैं आपसे सुनना चाह रहा था। लेकिन क्या ये क्लोज सरफेस है या नहीं? भैया हमारा हेमिस्फेयर के सेंटर पे, हेमिस्फेयर के उसके ऊपर सरफेस के ऊपर चार्ज रखा हुआ है, तो चार्ज चारों तरफ से बंद नहीं आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा भैया, ध्यान दो, मैं क्या करूंगा, एक इमेजिनरी हेमिस्फेयर और ड्रॉ कर दूंगा इसके आगे। अगर मैंने एक और हेमिस्फेयर ड्रॉ कर दिया इसके आगे, तो अब ये टोटल क्या बन जाएगा, स्फेयर बन जाएगा। Sphere. मेरा चार्ज स्फेयर के सेंटर पे आ रहा है। अगर मेरा चार्ज स्फेयर के सेंटर पे आ रहा है तो मेरे को बताओ व्हाट विल बी द फ्लक्स थ्रू द स्फेयर। अभी पीछे लिखा हमने Q. Q/एप्सिलॉन नॉट। Epsilon naught. भैया ये पूरे स्फेयर की वजह से निकल रहा है, लेकिन मेरे को हेमिस्फेयर की वजह से निकालना है। तो हेमिस्फेयर स्फेयर का कैसा पार्ट होता है, आधा पार्ट होता है, बस इसमें तो आधा 1/2। मल्टीप्लाई कर दो, तो मेरे पास आंसर कितना आएगा,
Q Q by by 2 2 epsilon naught. Q by 2 epsilon naught. क्या सबको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ अब? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. बढ़िया। Yes, sir. तो आपको इस तरीके से इमेजिनरी सरफेसेस बनाने पड़ेंगे ताकि भैया मैं गॉस लॉ लगा सकूं, क्योंकि गॉस लॉ सिर्फ क्लोज सरफेस के लिए एप्लीकेबल है। तो सबसे पहले तो मेरे को क्लोज सरफेस चाहिए ही चाहिए। जब तक क्लोज सरफेस नहीं मिलेगा आप अपना ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा पाओगे। क्या मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाऊं इसी के बेसिस पे? Yes, sir. Yes, sir. भैया अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है, बुक बैक क्वेश्चन, और ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन ही अंडरस्टैंड करना है बस। भैया क्वेश्चन समझो, ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू स्फीयर वाले से। भैया ये मेरे को एक स्क्वायर शीट गिवन है, जैसे मान लो ये मेरा सेलफोन, ये मेरे पास एक स्क्वायर शीट गिवन है। इस स्क्वायर शीट की हमें लेंथ गिवन है। भैया इसकी लेंथ कितनी गिवन है? सपोज अज्यूम कर लो इसकी साइड हमें गिवन है ए। इसके सेंटर से थोड़ा सा ऊपर, इसके सेंटर से थोड़ा सा ऊपर यहां पे मैंने एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया है। पॉजिटिव चार्ज कितना रखा भैया? प्लस क्यू रखा। और ये डिस्टेंस कितना गिवन है? ये डिस्टेंस मेरे को a/2 गिवन है। पहले यहां तक की कहानी चेक करो, यहां तक की कहानी क्लियर है? Yes, sir. डन। Yes, sir. क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस शीट। अब पहले तो ये चेक करो कि इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा भी या नहीं आएगा। तो भैया क्या जब मैं इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करूंगा क्या वो इसको पेनिट्रेट करेगी या नहीं करेगी? करेगी। Yes, sir. तो मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो आएगा ही आएगा। भैया आई रिपीट डायग्राम थोड़ा सा इमेजिन करो। मैं कह रहा हूं कि ये मेरी एक स्क्वायर शीट है, इसके ऊपर मैंने एक बल्ब रखा है, बल्ब की तरह इमेजिन कर लो, बल्ब रखा है। बल्ब की लाइट क्या इस पे पेनिट्रेट फॉल डाउन करेगी नहीं करेगी? भैया फॉल डाउन Yes, करेगी, sir. पेनिट्रेट करके निकलेगी। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो आएगा ही आएगा, बिल्कुल आएगा। तो भैया आप सोचो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? अरे Keyboard में ऋतिका change फिर से वही। भैया बिल्कुल सही कि ये चार्ज क्लोज नहीं है। तो सबसे पहले आपको Yes. क्या करना पड़ेगा? इस चार्ज को क्लोज करना पड़ेगा। तो और ये शीट रेफरेंस होनी चाहिए। Yes, sir. तो यार हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक इमेजिनरी क्यूब ड्रॉ करते हैं। क्यूब, अगर मैं इमेजिनरी क्यूब ड्रॉ करूंगा और मेरे इस क्यूब की साइड अगर ए है तो चेक करो जो ये चार्ज है ये एग्जैक्टली सेंटर पे आ रहा है, क्योंकि परपेंडिकुलर Yes, sir. डिस्टेंस कितना गिवन है? a/2 गिवन है। अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस a/2 गिवन नहीं होता तो भैया फिर सिमेट्री नहीं बनती, और फिर उस केस में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते थे। क्या चीज क्लियर है? Yes, sir. डन। Yes, sir. तो भैया अब एक चीज बताओ, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम निकलेगी नहीं निकलेगी? हर जगह सेम Yes, निकलेगी। sir. और ये एक Yes, क्लोज sir. पाथ के अंदर है। तो मेरे को बताओ इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना लिखूं थ्रू दी होल क्यूब? Q upon Q epsilon upon naught. epsilon. तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिख रहा हूं क्योंकि मैंने यहाँ पे डायग्राम कुछ ज्यादा बड़ा बना दिया। तो भैया यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि इस पूरे क्यूब की वजह से हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट। एक क्यूब में कितनी साइड्स होती हैं, कितने सरफेसेस होते हैं? 6। और मैं एक सिंगल सरफेस की वजह से निकालना चाहता हूं, इस वाले सरफेस की वजह से। तो भाई कितने से डिवाइड कर दूं? 1/6 1 by 6. आंसर है क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। चेक करो अब ये भी क्लियर हुआ या रिपीट करना है कुछ? Clear. Yes, Yes, sir. sir, clear है. वेरी गुड यार, वेरी गुड। Sir, done. डन। ये भी पूरा देख लो आराम से। अभी इस पे और क्वेश्चंस कराने हैं भैया। Sir, done. डन। चलो आ जाओ नेक्स्ट। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझो। सर हाँ बोलो। सर इसमें क्यूबी क्यों लिया? क्यू भी क्यों लिया? मेरे को बताओ, एक स्क्वायर शीट को बेस बनाना है, रेफरेंस बनाना है मतलब, और मेरे को ऐसा सरफेस बनाना है कि सिमेट्री बने। देखो एक चीज मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे बता देता हूँ, गॉस लॉ आप सिर्फ तब अप्लाई करोगे जब आपको कोई ना कोई सिमेट्री मिल रही हो। सिमेट्री का मतलब क्या है कि चार्ज हमारा है ना सेंटर पे आना चाहिए ताकि हर जगह से फील्ड इक्वल निकले। तो मेरे को बताओ इस चार्ज को सेंटर पे लाने के लिए मैं और कौन सा फिगर ड्रॉ कर सकता था? आपके दिमाग में जो फिगर्स आ रहे हैं आप वो बता दो।
किसी एक बच्चे ने ये भी कहा था कि सर पिरामिड बना दो, पिरामिड बना दो। अगर मैं पिरामिड बना दूंगा तो भैया फिर क्या होगा, नीचे तो स्क्वायर बन जाएगा लेकिन ऊपर ट्रायंगल्स बन जाएंगे, तो क्या हर जगह से ये बिल्कुल सेंटर पे आएगा? No, sir. तो फिर सिमेट्री कहां बनेगी भैया? जैसे आप एक चीज इमेजिन कर लो, मैं आपको इस तरीके से समझा देता हूं। सिलेंडर, सिलेंडर को अगर मैं बना दूंगा तो उसमें स्क्वायर शीट हमारी रेफरेंस कहां बनेगी? क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल भी बना दूंगा तो फिर उसमें ये सेंटर पे कहां आएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। समझो, मैं आप सबके डाउट क्लियर करता हूं, सबके अलग अलग दिमाग में शेप्स आ रहे हैं, समझो। सबसे पहले तो आप एक चीज इमेजिन करो कि सपोज ये मेरा एक घर का रूम है, रूम इज इन अ फॉर्म ऑफ अ क्यूब, जनरली रूम क्यूब के फॉर्म में होता है। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं खड़ा हो जाता हूं किसी एक कॉर्नर पे, सपोज भैया मैं यहां पे खड़ा हो गया, तो मेरे को बताओ क्या सारी वॉल्स के लिए मेरा डिस्टेंस सेम होगा या अलग अलग होगा? Sir. अलग अलग होगा ना। मैं तो एक वॉल के बिल्कुल पास खड़ा हूं, फ्लोर के बिल्कुल पास खड़ा हूं, लेकिन बाकी सबके लिए तो अलग अलग दूर दूर हो जाऊंगा मैं। अब Yes. सिमिलरली ये चीज सोचो कि सपोज मैं कहीं ना कहीं यहां खड़ा हो जाता हूं, मतलब सीलिंग के बिल्कुल सेंटर पे। तो अगर मैं सीलिंग के बिल्कुल सेंटर पे खड़ा हो जाता हूं तो उस केस में क्या होगा, फिर से भैया ये सारे डिस्टेंस अलग अलग हो जाएंगे। Yes, sir. So, अगर मैं फ्लोर के सेंटर पे खड़ा हो जाऊं तो भी क्या मैं बिल्कुल सिमेट्रिक बना? No, sir. No, sir. भैया जो फ्रंट वाली वॉल्स हैं उन सब के लिए तो मैं सेंटर पे आ गया, लेकिन फिर सीलिंग से तो मैं दूर हो गया। तो मेरे को एग्जैक्टली अगर सिमेट्रिक बनानी है कि हर जगह से मेरा डिस्टेंस सेम रहे, तो मेरे को कहाँ खड़ा रहना पड़ेगा? कहीं ना कहीं बिल्कुल रूम के सेंटर में, हवा में। तो जब मैं रूम के सेंटर में हवा में आ जाऊंगा तो मेरा क्या होगा, सीलिंग, फ्लोर, साइड वाली वॉल, लेफ्ट साइड, राइट साइड, बैकवर्ड, सबके लिए मैं सेंटर पे आ जाऊंगा, तो ये एक सिमेट्री बन जाएगी। क्या ये चीज क्लियर हुई है? Yes, sir. Yes, sir. अब आप एक चीज मेरे को खुद बताओ, अब आप अलग अलग शेप कह रहे हो कि सर अलग अलग शेप बना दो। जैसे एक ने कहा सर क्यूबॉइडल क्यों नहीं बनाया? अरे अगर मैं क्यूबॉइडल बनाऊंगा तो क्यूबॉइडल के लिए वो स्क्वायर शीट को रेफरेंस कहां पे लूंगा? और अगर मैंने ये क्यूबॉइडल चलो बना भी दिया, सपोज क्या पता स्क्वायर शीट आपने ये साइड वाली को रेफरेंस बना दिया होगा कि स्क्वायर शीट ये साइड में बन तो रही है, तो अगर मेरा चार्ज यहाँ पे a/2 डिस्टेंस पे है तो भैया बाकी ये दूसरी वाली साइड से तो बहुत ज्यादा दूर हो जाएगा ये। आई होप Yes. मैं क्लियर हूंगा इस वाले कॉन्सेप्ट में भी। Yes. डन। तो यहीं पे तो आपको बस थोड़ा सा सोचना है कि भैया गॉसियन सरफेस बनेगा कैसे। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूं, वैसे तो ये थोड़ा सा ट्रिकी कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपको ट्रिक भी कुछ नहीं करनी है, बिल्कुल लेंथ ए हर सगेट से सेम होनी चाहिए। मैं तो बोल रहा हूँ आपको ट्रिक भी याद नहीं करनी, आपको थोड़ा सा मगअप करना है। क्या मगअप करना है मैं आपको बता देता हूँ, जो मैं ऑलरेडी आपको पहले भी बता चुका था कि अगर मैं एक पॉइंट चार्ज को चारों तरफ से इक्वली ट्रैप करना चाहता हूं तो क्या ड्रॉ करूंगा? Sphere. स्फेयर। तो यहां पे भैया लिख लो ताकि आगे से आपको याद रहे। पॉइंट चार्ज के लिए गॉसियन सरफेस क्या बनेगा? Sphere. स्फेयर। चाहे हॉलो चाहे सॉलिड, वो आपकी मर्जी। सिमिलरली एक स्फेयर के लिए, एक स्फेयर के लिए गॉसियन सरफेस क्या बनेगा? मैं एक स्फेयर को चारों तरफ से ट्रैप करना चाहता हूं तो ये एक बड़े स्फेयर के अंदर ट्रैप हो सकता है, तो स्फेयर के लिए भी क्या बनेगा? स्फेयर ही बनेगा। अब याद है मैंने आपको एक लास्ट टू लास्ट क्लास में बताया था कि अगर एक लाइन चार्ज है, मतलब बिल्कुल हेयर रोलर कॉम की तरह समझो, मैं इसको ट्रैप करना चाहता हूं तो इसके लिए गॉसियन सरफेस कैसा बनेगा? Cylindrical. सिलेंड्रिकल। वेरी गुड। तो यहाँ पे व्हाइट लाइन से मैं जो भी ड्रॉ कर रहा हूँ ये गॉसियन सरफेस है। तो इसके लिए भैया बनेगा ये एक सिलेंडर। सिमिलरली अगर मैं एक शीट ले रहा हूं, पहले यहां पे लिख देता हूं, ये सिलेंडर लिखा मैंने। सिमिलरली अगर मैं एक शीट ले रहा हूं तो शीट के लिए सोच के बताओ, शीट के लिए गॉसियन सरफेस कैसा बनेगा? Cylindrical. क्यूब भैया कुछ भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। क्यूब भी बन सकता है, सिलेंड्रिकल भी बन सकता है, और कुछ क्यूबॉइडल भी बन सकता है, जो आप बोलो वो बन सकता है। क्यों, इसके बारे में थोड़ी देर में डिस्कशन करेंगे। डन है? Yes, sir. Yes, sir. चलो डन। Yes, sir. बाकी ज्यादा प्रेफरेंस किसको देंगे? ज्यादा प्रेफरेंस क्यूब या सिलेंडर को देंगे। ऐसा क्यों, अभी मैं आपको बता दूंगा। बाकी कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, अभी सोचेंगे इसके बारे में। बस स्फेयर वगैरह ड्रॉ नहीं कर सकते, क्यूब होगा, सिलेंडर होगा या क्यूबॉइड होगा। चलो अब आगे पहले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं भैया, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, नहीं तो पूरा दिन आज इसी में निकल जाएगा, छोटी छोटी बातों में।
चलो भैया, अब ये क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो और इसको सॉल्व करने की कोशिश करना। मैं आपको मेथड समझाऊंगा, आपको मेथड अच्छे से चेक करना है क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसको बेसिकली हम कहेंगे इंडक्शन वाला कॉन्सेप्ट, चार्जेस बाय इंडक्शन। यार मैंने क्या किया, दो कॉन्सेंट्रिक स्फेयर्स ले लिए, मतलब एक स्फेयर के अंदर दूसरा स्फेयर, कॉन्सेंट्रिक स्फेयर्स ले लिए। तो इसको नाम दे देता हूं स्फेयर 1, इसको नाम दे देता हूं स्फेयर 2, और इन दोनों का रेडियस वगैरह अगर आप कंसीडर करना चाहते हो, वैसे रेडियस का कोई काम निकलेगा नहीं, अगर रेडियस कंसीडर करना चाहते हो तो अंदर वाले स्फेयर का रेडियस ए और बाहर वाले स्फेयर का रेडियस बी। हमने क्या किया, अंदर वाले स्फेयर के ऊपर चार्ज क्यों रख दिया? भाई ये तो आपको पता ही होगा ना, इतना पढ़ चुके हो कि अगर मैं कंडक्टिंग sir. मटेरियल ले रहा हूं तो कंडक्टिंग मटेरियल पे जो भी चार्ज रखूंगा वो ऑटोमेटिकली कहां चले जाएगा? उसके बाहर से। सरफेस के ऊपर। डन। यस Yes. सर। Yes, sir. ऊपर वाले पे चार्ज रख रहा हूं मैं 2q, ध्यान देना, अंदर वाले स्फेयर पे चार्ज रखा q, बाहर वाले पे रखा 2q। क्वेश्चन बताता हूं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द फ्लक्स थ्रू द सरफेस 1, फाइंड द फ्लक्स थ्रू द सरफेस 2। पहले इन दो पार्ट्स को समझो, आप पहले डायग्राम ड्रॉ कर लो अच्छे से, अब ये Yes, sir. थोड़ा सा डिफिकल्ट सा कॉन्सेप्ट लगेगा, यहां तक कर लो। जैसे ड्रॉ हो जाए बता Done, दो। sir. डन, चलो आ जाओ। डन सर। भैया थोड़ी सी कहानी को समझो। सपोज ये मैंने कहा कि ये मेरे पास एक कंडक्टिंग स्फेयर है, कंडक्टिंग इसलिए लिया ताकि चार्ज हमेशा बाहर रहे, ये कंडक्टिंग स्फेयर है। मैं कह रहा हूं अभी ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल का मतलब इस पे प्रोटॉन ज्यादा होंगे या इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, या प्रोटॉन दोनों होंगे ही नहीं और बराबर। इलेक्ट्रॉन भी नहीं होंगे। कुछ सर दोनों नहीं होंगे। तो equal होंगे. बिल्कुल, तो न्यूट्रल का मतलब ये मत कह देना कि सर चार्जेस है ही नहीं, न्यूट्रल का मतलब चार्जेस हैं लेकिन दोनों किस मैनर में है? इक्वल मैनर में। Equal. यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसके बाहर मैंने एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया। तो अब मेरे को बताओ अब क्या होगा, कंडक्टिंग स्फीयर पे क्या फर्क पड़ेगा? भैया कंडक्टिंग स्फीयर पे क्या फर्क पड़ेगा कि इसके पास इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी, और ये पॉजिटिव वाला किसको ट्रैक करेगा? इलेक्ट्रॉन को। सर इलेक्ट्रॉन। या यहाँ पे मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और मेरे Yes. पास दूसरी साइड क्या चले जाएंगे? Posting. Proton. तो यार लोगों को क्या लगेगा, जो बंदा लेफ्ट साइड में खड़े होके देख रहा है, मतलब कोई बंदा अगर यहाँ पे खड़ा होके देख रहा है तो उसको ये स्फीयर पॉजिटिव चार्ज दिखाई देगा, कोई बंदा अगर यहाँ पे खड़ा होके देख रहा है तो उसको ये स्फीयर कैसा दिखाई देगा? नेगेटिवली चार्ज। लेकिन क्या ये अल्टीमेटली नेगेटिव चार्ज हुआ या पॉजिटिव चार्ज हुआ, या ये अनचार्ज ही रहा? सर ये न्यूट्रल ही रहा. भैया अल्टीमेटली ये न्यूट्रल ही है, इसके चार्ज के साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई है। छेड़खानी तब होती है, मतलब चार्जेस तब ट्रांसफर करते हैं जब दो कंडक्टर्स को टच किया जाए, कंडक्शन किया जाए। ये तो आई होप आपने पढ़ लिया होगा ना, कंडक्शन इंडक्शन। Yes, sir. इधर तो मैं दो चीजों को टच नहीं करा रहा तो चार्जेस ट्रांसफर नहीं करेंगे, बस चार्जेस इधर क्या कर रहे हैं? शिफ्ट कर रहे हैं, अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। तो इसलिए भैया पोजीशन चेंज करने में टोटल चार्ज हमारा जो था वो का वही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब चाहे ये न्यूट्रल हो चाहे ये कोई चार्ज रहा हो। पहले बात करो यहां तक की समझ में आई है आपको? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो अब इसी पे दूसरी चीज समझो। डन। बस दिक्कत यही है, गॉस लॉ में छोटी छोटी चीजें बहुत सारी समझानी पड़ती हैं, इसलिए टॉपिक थोड़ा सा लेंथी सा हो जाता है ये। भैया नेक्स्ट चीज समझो, मैंने कहा ये मेरे पास एक हॉलो स्फेयर है, ठीक है, मैं यहां लिख रहा हूं मेरे पास हॉलो स्फेयर है। इस हॉलो स्फेयर पे टोटल चार्ज, ध्यान से सुनना, इस हॉलो स्फेयर पे टोटल चार्ज मैं रख रहा हूं सपोज 3q। डन। और हॉलो स्फेयर है तो मतलब इसका है ना कॉस्को बॉल की तरह इमेजिन कर लो। भैया कॉस्को बॉल इमेजिन हो जाएगी ना? Yes, 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 sir. sir. Yes, sir. इसकी ये कुछ ना कुछ थिकनेस होगी, ये इसकी कुछ ना कुछ थिकनेस होगी। डन। तो यार इसके सेंटर पे मैंने क्या किया, इसके सेंटर पे मैंने एक चार्ज रख दिया है +q। क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा? फाइंड द चार्जेस, क्वेश्चन को सुनो भावनाओं से भैया, फाइंड द चार्जेस ऑन द इनर सरफेस एंड आउटर सरफेस ऑफ द स्फीयर। चलो अब कहानी को सुनो
भैया सबसे पहले मेरे को बताओ, ये होलोस्फेयर अगर मैंने चार्ज लिया है +3Q, +3Q का मतलब क्या है? क्या सिर्फ प्रोटॉन्स ही थे या प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों होंगे, लेकिन प्रोटॉन ज्यादा होगा? सर प्रोटॉन ज्यादा होंगे। प्रोटॉन ज्यादा होंगे, डन। लेकिन इसके पास मतलब इलेक्ट्रॉन्स तो हैं। तो ये जो बीच में बैठा +Q है, ये क्या करेगा? जैसे यहाँ पे हो रहा था, क्या ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा या नहीं करेगा? Yes, करेगा। तो भैया हमारे सरफेस के अंदर वाले पे, इनर सरफेस पे याद रखो, हमेशा एक अपोजिट चार्ज जनरेट हो जाएगा, सेंटर का जो भी रखा होगा उसका अपोजिट। और ये कितना होगा भैया? याद रखना, जितना सेंटर पे है हमेशा उतना ही इक्वल एंड अपोजिट जनरेट होता है। तो अगर सेंटर पे +Q रखा है तो बाहर कितना, मतलब इसके इनर सरफेस पे कितना आएगा? माइनस। डन। अब यार होगा क्या, अगर अंदर नेगेटिव आ गया, जैसे इधर हुआ था, अगर नेगेटिव एक साइड शिफ्ट हो गया तो बाहर वाली साइड, अपोजिट साइड क्या शिफ्ट हो जाएगा? पॉजिटिव। तो भैया यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कितना आएगा वो समझो। भैया सपोज इस पॉजिटिव चार्ज को x मान लो, तो भैया -Q + x, मेरा स्फेयर जो कॉस्को बॉल है उस पे चार्ज -Q आ गया अंदर, बाहर आ गया x, लेकिन कॉस्को बॉल पे मैंने टोटल चार्ज कितना दिया था आपको? 3Q। तो x की वैल्यू बताओ, x की वैल्यू कितनी लिखूं? 2Q। 3Q + Q। तो यह भैया बाहर हमारे पास चार्जेस कितने आएंगे? 3Q + Q। अब चेक कर लो, 3Q + Q और अंदर -Q, टोटल चार्ज कितना रह गया? 3Q ही रह गया। तो टोटल चार्ज में कोई चेंजेस नहीं आए हैं, बस चार्जेस आपस में इधर उधर शिफ्ट हुए हैं। क्या यहां तक की कहानी क्लियर है? इंडक्शन वाला ये कॉन्सेप्ट Yes, sir. पक्का? Yes. तो क्या मैं इस पे एक और क्वेश्चन दे दूं उससे, और खुद से ट्राई करोगे अब ये वाला? Yes, sir. चलो पहले इसको नोट डाउन कर लो और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भैया खुद से ट्राई करना। मैं देखना चाहता हूँ आप इस पे कितने अच्छे से ग्रिप बना चुके हो। डन सर। डन। Sir, done. बढ़िया, आ जाओ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भैया फिर से वही सब इमेजिन कर लेना कि जैसे ये कॉस्को बॉल हो गई, इसकी मैंने थिकनेस वगैरह ड्रॉ कर दी है। इधर सेंटर पे मैंने चार्ज रखा है +Q। मैं कह रहा हूं जो ये पूरा का पूरा स्फेयर है ये अनचार्ज्ड है। तो आपको फिर से वही बताना है कि इनर सरफेस पे कितना चार्ज आएगा, इनर सरफेस पे कितना चार्ज आएगा और आउटर सरफेस पे कितना चार्ज आएगा। चलो लगो काम पे। फिर हम वापस उस क्वेश्चन पे जाएंगे जो हमें क्वेश्चन डिस्कस करना था। भैया अब तक तो आपका आंसर आ भी जाना चाहिए था, ये तो हार्डली 10 सेकंड का कॉन्सेप्ट होता है। वेरी गुड आकाश भाई, बहुत बढ़िया फ्लो में चल रहे हो। और थोड़ा प्लीज जल्दी कंप्लीट करो, आज एक दो बच्चों के डाउट्स भी लेने हैं हमें। आज टॉपिक यहीं पे खत्म कर देंगे। चलो डन भाई, वेरी गुड। काफी लोगों को समझ में आ गया है, तो मैं अब यहाँ पे कर रहा हूँ कंटिन्यू। यार अगर अंदर सेंटर पे +Q है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव आएगा। -Q. और मैंने आपको यही बोला था कि भैया जितना सेंटर पे है उतना ही हमारा इनर सरफेस पे आएगा। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी लिख दूंगा? -Q। भैया आउटर वाले को ले लो x, तो अब फिर से अपनी इक्वेशन बनाओ। -Q + x, टोटल चार्ज कितना है स्फेयर के ऊपर? 0। तो x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? +Q। तो भैया आउटर वाले पे अब आएगा +Q। Yes, चेक sir. कर लो, अब ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? Yes, sir. चलो डन। डन भैया डन। तो अब क्या करते हैं, अभी थोड़ा यहीं तक ही रखते हैं हम इसको। जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया है उसको हम नेक्स्ट क्लास में ही डिस्कस करेंगे। पहले एक दो बच्चों के जो डाउट्स हैं अब पहले उनको ले लेते हैं। यहां तक जैसे सबका नोट डाउन हो जाए बता देना। Sir, done. Done, डन। sir. चलो तो भाई आ जाओ। भैया अब हम डिस्कस कर रहे हैं डाउट्स।
मेरे को लेकिन नेक्स्ट क्लास में आपको खुद याद दिलाना है। नेक्स्ट क्लास में क्या याद दिलाओगे कि सर आपने एक क्वेश्चन दिया था उसको डिस्कस करना बाकी है, क्योंकि मैं हूं Yes, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, मैं गजनी से कम नहीं हूं। तो चलो आ जाओ भैया। सबसे पहले एक डाउट आकाश तुम्हारा आ जाओ। आपका एक क्वेश्चन क्या था, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है कि हमारे पास एक चार्ज है क्यू, इसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं, डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। हमें बताना है कि हमें इस चार्ज को कैसे डिवाइड करना चाहिए ताकि जो दो पार्ट्स आएंगे इनके बीच का जो फोर्स होना चाहिए वो मैक्सिमम होना चाहिए। क्या ये चीज क्लियर हो गई है? yes, sir. क्वेश्चन रिपीट करता हूं, क्वेश्चन क्या है मैं पूरा क्लियर भी कर देता हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि हमने इस चार्ज को इस तरीके से, मान लो ये एक चार्ज है, इसको मैंने दो हिस्सों में तोड़ा, एक हिस्सा बना Q, तो रिमेनिंग हिस्सा क्या बनेगा, रिमेनिंग पार्ट क्या बनेगा, कैपिटल Q माइनस स्मॉल Q। Yes, sir. Yes, क्वेश्चन sir. बोल रहा है कि भैया मेरे को बताओ इस स्मॉल Q की वैल्यू कितनी होनी चाहिए जिससे हमारा फोर्स इन दोनों पार्ट्स के बीच में मैक्सिमम आए। तो आओ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। भैया एक चार्ज को मैंने ले लिया है Q, एक चार्ज को ले लिया है मैंने Q माइनस Q, और इन दोनों के बीच में रैंडमली कोई भी डिस्टेंस अज्यूम कर लो, मैंने डिस्टेंस ले लिया R। तो मेरे को बताओ इन दोनों के बीच में फोर्स कितना लिखूं, K. जल्दी प्लीज। K Q K capital Q स्मॉल minus Q Q upon R कैपिटल Q Q माइनस स्मॉल Q minus Q डिवाइडेड बाय R square. डन। upon R square. अब मेरे को बताओ जो ये फोर्स है, ये जो हमने RHS में इतनी सारी वैल्यूज टर्म्स लिखे हैं, हमारा फोर्स कौन से टर्म पे डिपेंड कर रहा है? भैया एक चीज याद रखो, K कांस्टेंट है, वो इस पे डिपेंड नहीं कर रहा। मैं डिस्टेंस को भी Distance चेंज नहीं पे- करा रहा, तो ये डिस्टेंस पे भी डिपेंड नहीं कर रहा। तो अल्टीमेटली ये किस पे डिपेंड कर रहा है? Charge. चार्ज पे डिपेंड कर रहा है। भैया ये चीज है ना, मैथमेटिकल टूल्स 11th क्लास में पढ़ाई जाती है। जब भी हमें मैक्सिमम फाइंड करना हो या मिनिमम फाइंड करना हो और वो चीज हमारी वेरिएबल है, तो इधर याद रखो फोर्स हमारा वेरिएबल है क्योंकि वो चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड्स अपॉन चार्ज। तो अगर मेरे को कभी भी मैक्सिमम या मिनिमम निकालना है तो मैं dF by dQ डिफरेंशिएट कर दूंगा, मैक्सिमम या मिनिमम दोनों के लिए, मैक्सिमम एंड मिनिमम दोनों के लिए, और डिफरेंशिएट करके किससे इक्वेट कर दूंगा, जीरो से। 0 से. बस इतनी सी चीज याद रखना। अब मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पे सॉल्व कर रहा हूं, प्लीज सब लोग चेक करो। भैया मैंने इसको नेक्स्ट स्लाइड पे सॉल्व किया, हमारे पास फोर्स आया था K, मैंने ब्रैकेट ओपन किया तो ये आया KQQ माइनस Q स्क्वेयर डिवाइडेड बाय R स्क्वेयर। इसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं DF बाय DQ के टर्म्स में। K बाय R स्क्वेयर कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा, डिफरेंशिएशन होगा कैपिटल Q स्मॉल q माइनस Q स्क्वेयर DQ के टर्म्स में। भैया डिफरेंशिएशन सबको आता है या रिकॉल कराना पड़ेगा? सर आते हैं। आता है ना। यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूं, x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन करूंगा तो बताना कितना आएगा, n x टू द पावर n माइनस वन। -1. तो इधर यार वही करो, इधर वही करो, k बाय आर स्क्वायर को इधर ले गए, ये टर्म बन गया जीरो, तो जीरो इक्वल्स टू कैपिटल Q स्मॉल q को डिफरेंशिएट करूंगा। जैसे अगर मैं 5x को डिफरेंशिएट कर दूं x के टर्म्स में तो मेरे को बताओ इसका आंसर कितना आएगा, 5। तो इधर आंसर कितना बचेगा, कैपिटल Q। कैपिटल अगर मैं एक्स स्क्वेयर का डिफरेंशिएशन कर रहा हूं तो मेरे को बताओ कितना आंसर आएगा, 2x. 2x। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2q. 2q। सॉल्व कर दो, क्यू 2q इज इक्वल्स टू कैपिटल Q, तो Q की वैल्यू कितनी आनी चाहिए। तो मतलब जब मैं उस चार्ज को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, आई रिपीट, जब मैं उस चार्ज को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूंगा तो ही मेरे पास फोर्स मैक्सिमम आएगा। अब अच्छे से चेक कर लो भैया ये क्वेश्चन क्लियर है या नहीं। Yes. डन। यहां तक पहले कंप्लीट करो, फिर एक और डाउट लेना है, मैं वो डाउट ढूंढ रहा हूँ, वो प्रतिभा का डाउट है, काफी दिनों से पेंडिंग है, मिल गया। बढ़िया। जैसे कंप्लीट हो बताएं। आकाश अब तो कोई डाउट नहीं है? एक आकाश वो फॉर्मूला वाला एक्सप्लेन करना है क्या?
नहीं, ठीक है, फॉर्मूला वाला तो आपको क्लियर ही था, ठीक है, डन। चलो आ जाओ भैया नेक्स्ट डाउट पे। मैं आपको नेक्स्ट डाउट बताता हूँ, नेक्स्ट डाउट क्या है, समझो। नेक्स्ट डाउट कह रहा है कि भैया ये हमारे पास एक क्यूब है, ये हीट टॉपिक का डाउट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का नहीं है, ये लास्ट ईयर वाला डाउट है। एक मिनट रुको, एक और डाउट आया है ऋतिका का। ऋतिका एक मिनट मेरे को पहले पढ़ने दो। अ मेटेलिक स्फेरिकल शेल हैज एन इनर रेडियस r1 आउटर रेडियस r2, चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल कैविटी, चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर सरफेस। ऋतिका अभी तो कराया कि आप इनर सरफेस पे चार्ज निकाल लोगे। यस सर। इनर सरफेस पे चार्ज निकाल लिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया। जैसे मैं इस क्वेश्चन, एक मिनट प्रतिभा, एक मिनट फटाफट इसका ऋतिका का भी क्वेश्चन क्लियर कर देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को बताओ, अगर मैं पूछता व्हाट इज द चार्ज डेंसिटी ऑफ द इनर स्फीयर, तो इस क्वेश्चन में आप क्या लिखते? सिग्मा इक्वल्स टू इनर सरफेस पे कितना चार्ज है माइनस क्यू डिवाइडेड बाय एरिया। अगर मैं इसका इनर रेडियस ए ले रहा हूं तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? 4 पाई ए स्क्वायर। क्वेश्चन खत्म। ऋतिका आपका डाउट क्लियर है? यस सर। डन। चलो भैया वापस। हाँ तो भैया अब पहले क्वेश्चन सुन लो, डिस्टर्ब नहीं करना है अभी। हमारे पास क्यूब है, इस क्यूब की लेंथ ब्रेड्थ और हाइट कुछ ना कुछ अज्यूम कर लेता हूं कि भैया सपोज ये वाली साइड ले लो लेंथ, ये वाली साइड ले लो ब्रेथ, और ये वाली साइड ले लो हाइट। मतलब जो आपका मन करे, जैसा मर्जी आपका मन करे। अब सुनो भैया, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब हमने इसको हीट किया, जब हमने इसको हीट किया तो इसकी लेंथ भी इंक्रीज होगी, ब्रेथ भी इंक्रीज होगी और हाइट भी इंक्रीज होगी, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होगा। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि इसकी जो लेंथ इंक्रीज कर रही है उसका लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट मेरे को गिवन है अल्फा। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कितना गिवन है लेंथ के लिए? अल्फा। ब्रेथ के लिए कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन हमें गिवन है 2 अल्फा, और हाइट के लिए कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन गिवन है 3 अल्फा। तो मेरे को बताना है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कितना आएगा। पहले सब लोग चेक कर लो, क्वेश्चन क्लियर है? यस Done. सर। मैं ऑप्शन लिख देता हूं, गामा अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 3 अल्फा, और ऑप्शन सी गामा इज इक्वल्स टू 2 अल्फा, और ऑप्शन डी गामा इज इक्वल्स टू 6 अल्फा। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस क्वेश्चन को थोड़ा चेक करना, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें मेंस का टच आ जाता है नॉन मेडिकल वालों का। इधर यार वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या मैं लिख सकता हूं? LBH। यस सर। डन। दोनों साइड लॉग ले लो, लॉग। अब मेरे को पता है आपको शायद से लॉग ना आता हो, मैं अगर दोनों साइड लॉग लूंगा तो ये बन जाएगा log v इज इक्वल्स टू log LBH। जब लॉग के अंदर मल्टीप्लाई होती हैं चीजें तो हम क्या कर देते हैं, उनको ऐड कर देते हैं। तो मैं इधर लिखूंगा log v इज इक्वल्स टू log L प्लस log b प्लस log h। log h। भैया log का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा v बाई v, मतलब dx बाई x। क्योंकि आपको ये चीज पता होगी, dx बाई x को इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आता है? log x आता है। log x। तो वही चीज मैंने यहाँ पे कर दी है। सिमिलरली इसका क्या आ जाएगा? डेल्टा l बाई l। यहाँ पे क्या आ जाएगा? डेल्टा b बाय, delta b by b। यहाँ पे क्या आ जाएगा? डेल्टा h बाय। delta h by h। वेरी गुड। क्या करो, सारे टर्म्स को सेम उससे मल्टीप्लाई कर दो। भैया मैं डेल्टा टी डेल्टा टी डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज से मल्टीप्लाई कर रहा हूं सबको। यहां तक भी चेक करो, यहां तक कोई डाउट? नो सर। भैया अब अल्फा का फॉर्मूला होता है डेल्टा एल बाय एल डेल्टा टी, गामा का फॉर्मूला होता है डेल्टा वी बाय वी डेल्टा टी। तो इसको कन्वर्ट कर दूंगा गामा में। एल का कोफिशिएंट कितना है क्वेश्चन में? लेंथ का कोफिशिएंट लीनियर अल्फा। ब्रेथ का कितना गिवन है कोफिशिएंट? 2 अल्फा। हाइट का कितना गिवन है? 3 अल्फा। तो मेरे को बता दो फाइनल गामा कितना आ रहा है? 6 अल्फा। 6 अल्फा। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी, दैट इज 6 अल्फा। बस इसमें एक ही चीज की दिक्कत थी कि आपको ये थोड़ा सा लॉग लेना आता है या नहीं आता, बस इतना था। प्रतिभा अब चेक कर लो, अब तो कोई डाउट नहीं है, क्लियर है आपको? प्रतिभा मैडम्स क्लास में हो? बिल्कुल क्लास में तो हो।
डन, ठीक है प्रतिभा, गुड। बिल्कुल प्रतिभा, फाइनली मिल गया आंसर। तो चलो भैया, ऐसे किसी और को कुछ डाउट्स हुआ करें भैया सेंड कर दिया करना। आज के लिए इतना ही है, गॉस लॉ अच्छे से रिवाइज कर लेना, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यस टाटा, बाय बाय, ओके बाय सर, बाय सर। बाय यार, बाय बाय। ऋतिका आप सेंड कर देना जैसे आपको सही लगे, और इधर चैट बॉक्स वगैरह में, फिर उसको डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच यार, बाय बाय। बाय सर। बाय यार, बाय बाय, थैंक यू सो मच।